जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। यानी कि धातुएं किसी भी यौगिक से या तत्व से अभिक्रिया करती हैं तो क्या उत्पाद बनता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा हेडिंग है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर वायु का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बोल रहे हैं वायु के साथ अभिक्रिया, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। होता यूँ है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, परंतु जो नाइट्रोजन है वो किसी के साथ क्रिया नहीं करता। तो बचा हुआ जो हमारा ऑक्सीजन है वह लगभग सभी यौगिकों के साथ या तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है। इसलिए जब भी मैं बोलूँ कि वायु के साथ अभिक्रिया, तो वहाँ पर मतलब होगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं कि धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या फिर हम बोल सकते हैं धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि कोई भी धातु हो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे अगर हम समझें, कोई धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, और जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। आइए इसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर है कॉपर, यानी कि यह एक धातु है। जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाएगा CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है। तो यहाँ पर इसको हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर कॉपर के आगे 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया धातु के रूप में एल्युमिनियम। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि क्या धातुओं के साथ ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया करने की दर है या अभिक्रिया करने की जो विधि है, क्या सबके लिए बराबर होती है, या फिर कोई धातु ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से कुछ अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं, या ऑक्सीजन किसी धातु के साथ अलग प्रकार से क्रिया करता है। तो इस टॉपिक को हम धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया विधि द्वारा समझेंगे। तो हमारा हेडिंग है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। जैसे यदि हम बात करें, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो सोडियम और पोटेशियम धातु हैं ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगर इन्हें खुले में छोड़ दिया जाए, अगर ऐसे ही रख दिया जाए, तो ये आग पकड़ लेते हैं। तो इन्हें आग पकड़ने से रोकने के लिए इन्हें क्या करते हैं, हम मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। मिट्टी के तेल में क्यों डुबोते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके कारण ये अभिक्रिया नहीं कर पाता। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आइए सेकंड पॉइंट को देखते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक यानी कि जस्ता, और Pb यानी कि लेड, सीसा, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और सीसा, ये धातुओं के साथ बहुत ही धीरे अभिक्रिया करते हैं। और जब इनके साथ वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो इनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं धातु की ऑक्साइड की परत, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। तो जैसे ये हमारी कोई धातु है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर हमारी धातु है वो मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अंदर तो मैग्नीशियम रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो परत होगी वो किसकी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि अंदर के परत को सुरक्षित रखता है। तो इस प्रकार जब भी कोई धातु वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं धातुओं का ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। लोहा, जिसे हम बोलते हैं Fe, वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लौह चूर्ण में गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। वही हम बात करें कॉपर यानी तांबे की, तो इस पर जब वायु की उपस्थिति में क्रिया होता है तो इस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। यानी कि अगर हम कॉपर को अगर वायु में जलाते हैं तो इसके ऊपर कैसा परत हो जाएगा, काले रंग का परत चढ़ जाता है। तो इसमें होता क्या है कि कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि काले रंग का होता है। तो इस कारण जब भी कॉपर वायु के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि उसको जलाते हैं, तो काले रंग की परत बन जाती है। देखते हैं अगले पॉइंट को। Ag यानी कि चांदी और Au यानी कि सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोगों ने घर पे देखा होगा कि चांदी और सोना घर में पड़े रहते हैं, लेकिन ये जल्दी ख़राब नहीं होते।
अब ये ख़राब क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि ये वायु या फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते, इस कारण ये सालों साल उसी तरह बने रहते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है उभयधर्मी ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। अब ये धातु ऑक्साइड यदि अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में बनाते हैं जल तथा लवण। आइए इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो जैसा कि नीचे देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। अब ये अम्ल से क्रिया करता है। अम्ल यहाँ पर कौन सा है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब ये अम्ल से क्रिया कर रहा है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना रहा है? AlCl3 बना रहा है। मतलब कि हमारा जो उत्पाद बन रहा है वो बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यह एक लवण है और उसके साथ साथ क्या बन रहा है? जल बन रहा है, H2O। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर Al2O3 है। अब ये NaOH, यानी कि यह क्या है? क्षारक है। तो क्षारक के साथ अभिक्रिया करे चाहे अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बनता है? लवण और जल। तो यहाँ पे NaAlO2 बन रहा है, जिसे हम कहते हैं सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यह एक लवण है और इसके साथ साथ क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी कोई धातु ऑक्साइड अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं और ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार रखिएगा अपने आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे रासायनिक गुण की, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आइए जानते हैं। तो जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड या फिर धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है। तो जो धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं धातु हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। और जो धातु कम अभिक्रियाशील होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं धातु ऑक्साइड। अब यदि हम बात करें कोई धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो जब भी कोई धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो बनाता है धातु हाइड्रोक्साइड। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर सोडियम है, जैसा कि मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अभिक्रियाशील है। तो जब ये जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? धातु हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब जल से अभिक्रिया कर रहा है तो NaOH बना रहा है। तो ये क्या हो गया? सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो गया और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है। तो दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम भी अभिक्रियाशील है, ये जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हो रही है। वही बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तो तीसरे एग्जाम्पल में है आयरन, यानी कि लोहा। तो लोहा कम अभिक्रियाशील है। तो मैंने बताया कि जब भी कोई कम अभिक्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है धातु ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो लोहा है जल से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा Fe3O4। यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बना हुआ है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो अभिक्रियाओं को हम उनके अनुसार बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करना मैंने आपको बता रखा है, तो आप इसको बैलेंस भी करेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो जैसे कि पिछले पेज पे हम लोगों ने पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन ये जल के साथ जो अभिक्रिया करती हैं वो अलग अलग अवस्थाओं के रूप में करती हैं। तो अवस्था का मतलब क्या हुआ? जैसे जल वाष्प के रूप में अभिक्रिया करे या फिर बर्फ के रूप में अभिक्रिया करे। तो हमारा हेडिंग है अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। अवस्था का मतलब ठोस, द्रव या फिर गैस। तो जैसे हम बात करें पहले पॉइंट में, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगला पॉइंट है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ये जल के रूप में अभिक्रिया नहीं करते, द्रव रूप में अभिक्रिया नहीं करते, ये गैस के रूप में यानी कि जलवाष्प के रूप में अभिक्रिया करते हैं। अगला पॉइंट है मैग्नीशियम, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। देखते हैं अगले पॉइंट को। कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम मैग्नीशियम सतह पर चिपक जाते हैं। इसमें होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ।
जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, जब ये जल से अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होते हैं ये बुलबुले के रूप में इसकी सतह पर यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो जल है इनकी सतह पर चिपक गया। तो मेन तो वो होते हैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, और उनकी वजह से लगता है कि जल इनकी सतहों पर चिपके हुए हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। Au यानी कि सोना, Ag मतलब चांदी, Cu मतलब कॉपर और लेड मतलब सीसा, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो सोना, चांदी, तांबा, सीसा ये ऐसे तत्व हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में धातुओं के और भी रासायनिक गुण धर्मों के साथ। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।